गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सीधे बैठो चर्चित। इधर आओ क्या नाम है, मौलिक इधर शिफ्ट हो। और भी कोई स्टूडेंट ऐसा था जो अपनी कॉपी कर ले गया बिना चेक करवाए? मौलिक के अलावा सक्षम, कहाँ है आपकी कॉपी टेस्ट नोटबुक? इसने टेस्ट ही नहीं दिया था। और कौन था एब्सेंट? आरव, कहाँ है आरव? आरव एब्सेंट था ना, वाकई में एब्सेंट था ना। एंड थर्ड फोर्थ स्टूडेंट, 4 लोग थे। एंड वाकई में एब्सेंट थे आप भी, तो केवल आप ही थे महानुभाव। ठीक है, सो बुक तो फिर एब्सेंट मार्क अपने आप को। कितनी कौन सी रैंक आती है वैसे? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की कार्रवाई। एक्सरसाइज नंबर, अब आवाज नहीं कृतिका, एक्सरसाइज 10.2 पार्ट 2, राइट। तो पार्ट 1 में शुरू के बेसिक 3 एमसीक्यूज क्वेश्चंस किए हमने, एंड क्वेश्चन नंबर 4 से अभी हमको स्टार्ट करना है। रेडी? सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन है। देखो जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको मार्क करते चलना। फोर्थ इजी क्वेश्चन है, बट इजी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसा नहीं है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो ही एग्जाम में आने लायक हैं। कई बार इजी क्वेश्चन भी ऐसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो एग्जाम में आने लायक होते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन एंड एन इजी वन ऑल्सो। Prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। तो समझ आया कहना क्या चाह रहा है ये? बड़ा ही इजी सा स्टेटमेंट है। टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिवन स्टेटमेंट, जो आपको प्रूव करना है। क्या समझे स्टेटमेंट्स? वो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, राइट? समझे क्या? कि अगर मैं, चलो फिर लगे आप फिगर ड्रॉ करते हैं, उसी में से समझते हैं। ड्रॉ ए सर्किल क्विकली, ड्रॉ ए सर्किल। विधि एंड कृतिका, डू वी नीड टू टॉक व्हाइल ड्राइंग अ सर्किल? उससे सर्किल अच्छा बनता है क्या? मैंने तो आपको देखा है जस्ट अभी अभी बात करते हुए। पीछे वाली कृतिका को तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या पता। मैं आपको तो आप देख ही रहा हूँ। आ जाओ आगे आ जाओ। ओके, सो दिस इज द टाइम। वैसे आप डायमीटर कहीं भी बना सकते हो, मैंने यहाँ बना दिया, आप चाहो जहां पे डायमीटर बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द डायमीटर एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, नो डाउट। ओके, नाउ व्हाट, इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, लेट्स से दीज एंड पॉइंट्स आर ए एंड बी, या पी एंड क्यू मान लो, चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हो जाएंगे ना ये। लेट दिस डायमीटर्स के जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम क्या मान लेते हैं? पी एंड क्यू मान लिया। अब P पर हमको एक टेंजेंट बनाना है, एंड देन अगेन Q पर भी हमको एक टेंजेंट बनाना है। वी कैन ड्रॉ ना। सो P पर टेंजेंट बनाएंगे तो इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस। थोड़ा परफेक्ट सर्किल नहीं है, बाकी ऐसे बनेगा लगभग। एंड Q पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे विल बी ड्रॉन लाइक दिस। फाइन, ओके, थोड़ा यहाँ से कंजस्टेड है। ठीक है, तो इसको एक लाइन सेगमेंट का नाम देंगे, क्योंकि उसी से चीजें प्रूव कर पाएंगे हम। सो लेट्स से द टेंजेंट्स आर ए बी एंड सी डी। ए बी सी डी, and they are drawn at the points of contact P and Q respectively. Okay, so clear है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर बने हुए टेंजेंट्स पैरेलल बनेंगे, इस बात को साबित करना है। ओके, उदित आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही बेटा टेस्ट में। क्यों नहीं हो रही है? क्लास में आप डाउट्स भी नहीं पूछते हैं। क्लास में आप हाव भाव ऐसे रहते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा है, आपसे पूछते हैं तो शायद आप क्लास में बता भी देते हो, बट फिर टेस्ट में परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है? कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आपने? तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाए हम, जब सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे कोर्स में से थे? तो फिर उस आधे घंटे, अच्छा आप लेट आए थे, तो उसमें भी आपने जो किए हैं वो करेक्ट क्यों नहीं किए? जो क्वेश्चंस एटलीस्ट हमने क्लास में किए हैं वो क्वेश्चंस भी आपने टेस्ट में करेक्ट नहीं किए हैं।
वो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि घर जाके उन क्वेश्चंस की एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की हुई। तो फिर क्लास में, जब क्लास में हो गया, घर जाके प्रैक्टिस सेशन में हो गया, तो फिर टेस्ट में तो होना लाजमी है। फिर भी क्यों नहीं हो रहे, फिर कैसे होंगे? यू टेल मी द वे। क्या करना चाहिए हमको? कृतिका जैन का परफॉर्मेंस दिन ब दिन निकलता जा रहा है हाथ से। बोलो, प्रैक्टिस करी थी घर जाके इन क्वेश्चंस की? फिर क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ पूरा पेपर? पूरा पेपर क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ बताओ? टेल मी द रीजन, क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ पूरा पेपर? इसने भी तो किया है। पेपर जो था, जो क्वेश्चंस थे, वो आपके एनसीईआरटी में से थे? ऑप्शनल को मिला लें तो पूरे ही थे। अगर आप ऑप्शन छोड़ दो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिए उनको छोड़ दो, केवल आपके आपके पिक कर लो, तो सारे ही थे पांचों के पांचों क्वेश्चंस। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से था। हाँ, फर्स्ट वाले को छोड़ दे। फिर भी 5 क्वेश्चंस में से 4 तो अटेम्प्ट होने चाहिए थे पूरे परफेक्टली। वो फोर्थ क्या था? साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो से मैच करेगा, ये हमने क्लास में नहीं किया? इसके कम से कम 4 क्वेश्चंस किए अपन ने, साइड्स के रेशियो को मीडियन के रेशियो से मैच करने का। उससे लेंदी लेंदी किए हैं, वो तो फिर भी छोटा सा ही था। अब आप तो हमको तो स्पून फीडिंग हो जाए बस, जैसा क्वेश्चन वैसा था, वैसा का वैसा रखा रखा आ जाए, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं आप बोर्ड एग्जाम, बोर्ड क्लास में होने के बावजूद भी। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं हो पा रहा परफॉर्मेंस, और दिन ब दिन गिरता जा रहा है? बोलो विनीत। जो क्वेश्चंस किए अटेम्प्ट वो सही है, पर पूरा क्यों नहीं हुआ अटेम्प्ट? उसने कैसे किया? कैसे आपकी कैसे बढ़ेगी? उसकी कैसे बड़ी होगी? पूछा आपने इससे? आपने, आपका, आपके क्लासमेट है, आपने पूछा कि यार तूने कैसे कर लिया? आपने एक बार भी चर्चा करी इस विषय में? और बाकी चीजों की हम चर्चा करते हैं ना, तो आपने इस चीज की डिस्कशन करी कि चर्चित यार तूने कैसे अटेम्प्ट कर लिया पूरा पेपर इतना लेंदी होने के बावजूद भी? द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। उसने क्लास 10th में एंटर होते ही सारे काम छोड़ रखे, नो स्पोर्ट्स, नो आउटिंग्स, नथिंग एट ऑल। और सारे क्वेश्चन वो घर जाके प्रैक्टिस करता है। द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। बट हमको सारे ही काम करने हैं, हमको सारे ही काम करने हैं। हमको तो आउटिंग पे भी जाना है, हमको हर तीसरे दिन चौथे दिन कहीं ना कहीं जाना है, नाना बुआ पापा इधर उधर। फिर हमको स्पोर्ट्स भी खेलना है। एक साल के लिए ड्रॉप नहीं कर सकते, ये जानते हुए कि ये जिंदगी भर का मार्कर है जो हमारे रिजल्ट कार्ड पे, रिपोर्ट कार्ड पे लगने वाला है। और अभी तक के सरकमस्टांसेस है वो अच्छा नहीं लगता हुआ दिख रहा है। अहद, 3 टेस्ट पहले आप टॉप 3 में थे, टॉप फर्स्ट में भी थे, अभी टॉप 5 में भी नहीं हो। क्यों, क्या हुआ बताओ? बोलो, चैप्टर समझ में नहीं आया? अच्छा नहीं लगा चैप्टर? फिर वो तो ऑप्शन ही नहीं, अच्छा लगे ना लगे पढ़ना तो ही। बोलो मनन। बेटा अल्टीमेटली आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, कोई किसी को एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि पेपर लेंदी था। और बच्चे भी करेंगे ही सही, पूरी दुनिया करेगी, आपको ही करना है। अब आप उस चीज से कैसे निपटते हैं वो आपको सोचना है। घर पे बैठ के आप कितना टाइम देते हो आपकी स्टडीज पे, क्या प्लानिंग करते हो? आप ये 4-4 5-5 क्वेश्चंस या एक एक दो दो क्वेश्चंस की करने की प्रैक्टिस तो करो। टाइमर सेट करो, भाई 5 मिनट में ही करना है मुझे। कितनी बार किया आपने ये प्रैक्टिस कि टाइमर सेट किया और 5 मिनट में अपने आप को टारगेट दिया कि ये क्वेश्चन मुझे 5 मिनट में खत्म करना है? ऐसे प्रैक्टिस करी किसी ने? करी क्या? टेस्ट से पहले बस ऐसे कॉपी खोल के ऐसे देख लेने से मैथ्स नहीं आती, वो भी टेस्ट से एक दिन पहले।
एक दिन पहले छोड़ो, 1 घंटा पहले। ऐसे ही करते हैं आप लोग, मुझे पता है, ऐसे ही करके आते हैं। जबकि जो क्वेश्चन मैंने यहां आज करवा दिया, 4 कराया तो 4, 3 कराया तो सेम टू सेम डे जाके आपको टाइमर लगा के करना है, क्वेश्चन के लेंथ के हिसाब से। आपको नहीं पता, मुझसे पूछ के जाओ कि इसको कितना टाइम देना चाहिए एग्जाम में, इसको कितने मिनट में करना है। 60 मिनट में हम 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते, और पांचों के पांचों तो लेंथी नहीं होते ना। बोलो, पांचों के पांचों लेंथी होते हैं क्या? एवरेज बिठाना पड़ता है, कोई ज्यादा लेंथी है तो कोई छोटा भी है या नहीं है? तो एवरेज 12 मिनट एक क्वेश्चन, 12 मिनट में हम एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक सॉल्यूशन नहीं कर सकते। फिर वहां कैसे करेंगे 25 क्वेश्चन 3 घंटे में? 5 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं हुए तो तुमसे तो फिर 15 क्वेश्चन ही नहीं होंगे 3 घंटे में, तो उधर तो 25 आएंगे, और केस स्टडीज भी आएंगी, सारी चीजें होंगी। भाई एमसीक्यूज भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तुक्के थोड़ा ना लगेंगे, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा उसमें। अगर अगर और लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये रियलिटी। इस रियलिटी को आपको, ये कड़वा घूटे हमको पीना है, यही है जो हमको फेस करना है। कैसे करना है, अब अपनी अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो चुका है, एंड नाउ वी हैव ओनली 5 or 6, 4 or 5 months at max, nothing more than that। समझे? तो ओनली 5 or 6 months हैव बीन लेफ्ट। कैसे इसकी प्लानिंग करनी है वो अभी से डिसाइड करना शुरू कर दो। एक फिक्स प्लान होना चाहिए, फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। वीकली टारगेट्स बनाते हैं बच्चे, वीकली, इस वीक में मुझे इतना कोर्स करना है। डेली टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, हफ्ते का टारगेट, फिर हफ्ते के हिसाब से इसको 2-2 दिन में डिवाइड करके टारगेट, इस हफ्ते में मुझे ये चीज कवर करनी है। अपने आप को चैलेंज करना होता है, और किसी को चैलेंज नहीं करना होता। आपका कंपटीशन केवल खुद से है, आप खुद से अपना कंपटीशन ईमानदारी से निभाएं, आप दुनिया से निभा सकते हो। जब आप खुद को प्रॉमिस करोगे ना कि इस हफ्ते में मुझे ये काम करना है, अपने आप से प्रॉमिस करोगे, तो फिर आप ऑटोमेटिक अपनी आउटिंग्स वगैरह इधर उधर जाना अपने आप अवॉइड करोगे, क्योंकि आपको याद है कि यार मैंने अपने आप से वादा किया ये काम मुझे इस हफ्ते में ही खत्म करना है, तो मैं कैसे आउटिंग पे जा सकता हूँ, कैसे कहीं घूमने जा सकता हूँ। टॉपिक छूटा ही क्यों? व्हाई इज देयर नॉट रेगुलरिटी इन योर क्लासेस? हमने जब हम रेगुलरिटी से टॉपिक कर रहे हैं तो आपका क्यों छूट रहा है? क्लास मिस करने से छूटता है? बेटा एक भी टॉपिक छूटेगा क्यों, मुझे तो ये तो बताओ। टाइम टेबल बनाने से टॉपिक थोड़ा ना छूटेगा, आप छोटा टाइम टेबल बनाओ। आप मत बनाओ लेंथी और बच्चों की तरह। आप क्यों दूसरों से compete कर रहे हो? आपको आपकी कैपेबिलिटी पता है ना कि मैं कितना कवर कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पूरा पेपर क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, मैं ये कह रहा हूं आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो सही क्यों नहीं है? आप 2 क्वेश्चन सही करके आते ना, मुझे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे पता है आप लेट आए थे, बट 2 क्वेश्चन वो भी बुक के, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कितनी बार वेरी 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 लिखवाया मैंने, उसको आपने सीरियसली नहीं लिया, वो भी सही नहीं किया। जब मैं साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आपने सीरियसली नहीं लिया। एस क्वेश्चन को तो टाइमर सेट करके ही अटेम्प्ट करना चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करो लेकिन परफेक्टली तो करो। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट होने चाहिए थे। कि आधे घंटे भी लेट आए थे तो आधे घंटे में 2 क्वेश्चन तो होते, 15 मिनट में एक क्वेश्चन तो होता, 6 नंबर तो आते। सी हाउ मेनी यू हैव गॉट, एक बार रिजल्ट देखो जाके अपना, डेसिमल में आए। तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। व्हाट आर द गिवन पॉइंट्स? ए बी, ए बी, एक ही लाइन में लिख रहा हूं मैं दोनों सारे गिवन पॉइंट्स की, ए बी एंड सी डी आर द टू टेंजेंट्स, आर द
two tangents drawn at the points ए बी एंड सी डी कहाँ बने हुए हैं? पॉइंट्स पी पर एंड क्यू पर। ए बी बना हुआ है पी पर एंड सी डी बना हुआ है क्यू पर, रिस्पेक्टिवली बना हुआ है respectively, and these 2 points are lying on the circle, P and Q तो lying on the circle है ना। एक ही लाइन में हम सारा गिवन पॉइंट मेंशन कर देंगे, lying on the circle, और सर्किल का सेंटर भी बता देंगे। विच सेंटर हो बताओ, इस गिवन पॉइंट में सारी चीजें कवर हो गई क्या? ओके, डायमीटर नहीं आया तो देखो, अगर P और Q, अच्छा P Q से डायमीटर, तो ऐसे ही आगे मेंशन करो विद सेंटर O। एक मिनट रुको, फिर हमको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। ए बी एंड सी डी आर द टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट्स, तो ऐसे लिखो, देखो, ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स P एंड Q, ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली एंड पॉइंट्स P एंड Q। एक मिनट रुको, P एंड Q एंड पॉइंट्स किसके हैं? डायमीटर के, ऑफ द डायमीटर PQ, ऑफ द डायमीटर PQ। अब मेंशन हो गया सब कुछ। भाई PQ एंड पॉइंट्स किसके हैं? एंड पॉइंट्स किसके होते हैं? लाइन सेगमेंट के। सो डायमीटर के वो एंड पॉइंट्स हैं, P और Q सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं और सेंटर हो। ठीक है, आप चाहो तो टुकड़ों में 2-3 पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और केवल डायग्राम बनाने से, गिवन पॉइंट लिख देने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, याद रखना, कुछ भी नहीं मिलेगा बोर्ड में। जो बच्चे केवल डायग्राम बना के और गिवन पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं, उसमें से मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ तो सॉल्व प्रूफ सेक्शन में करके ही आना पड़ेगा, कुछ भी मार्क्स चाहिए टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है आपको? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। चलो, तो स्ट्रेटेजी तैयार करी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपका 30 to 40% तो कोर्स कट चुका है, उसके बाद भी आपको इतना बर्डन लग रहा है। तो पुराने बच्चे तो फिर जीनियस थे, मतलब यही माने ना। आपसे कम से कम 150 गुना 150% वाइज वो कोर्स पढ़ते थे, उसके बावजूद भी वो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहते थे। अगला क्वेश्चन देख के आते थे कि सर आज ये क्वेश्चन कराएंगे। पुराना तो कवर होता ही था, पुराने में से तो कभी भी कुछ भी उठा के पूछ लो, बिल्कुल करंट रहते थे। जो अगला क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी करके आते थे। सर ने एक अप्रोच से बताया, वो 2-3 अप्रोच से और बताते थे कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर वो क्या चीज थी? वो भी इंसान ही थे। और आपका तो 30 to 40% कोर्स खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। अभी वो वाला कोर्स आ जाए तो फिर तो आपसे साल भर में कवर ही ना हो, 2-3 साल लग जाए इसको तो कवर करने में। सो बताओ इसकी स्ट्रेटेजी बताओ। मैं हाँ 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 हाँ, देखो ए बी टेंजेंट है और पी क्यू डायमीटर है, और टेंजेंट और डायमीटर परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? टेंजेंट एंड डायमीटर परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से। सो परपेंडिकुलर होगी तो ये वाला एंगल ले लूं या ये वाला एंगल ले लूं, दोनों 90-90 डिग्री के होंगे बोथ साइड। सिमिलरली सीडी भी टेंजेंट है, तो सीडी टेंजेंट भी इस पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो अगेन ये वाला एंगल ये भी 90-90 होंगे। अब चाहे तो आप अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। भाई अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए ना, तो लाइंस पैरेलल होंगी नहीं होंगी? मान लो मेरे पास ऐसे 2 लाइंस हैं और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? कन्वर्स यूज करके चाहो तो अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, या फिर दूसरा एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 भी आ रहा है, चेक करो, इधर से ले लो या उधर से ले लो। तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर 180 आता है तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं, और नहीं तो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल आते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब दोनों इधर के लेना। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है? दोनों लेफ्ट के या दोनों राइट के। तो अल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल आने चाहिए, और अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री आने चाहिए। उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180। तो दोनों ही लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं। या तो आप अल्टरनेट एंगल्स ले लो तो वो इक्वल भी आ रहे हैं, ले लो, देखो ये इसके बराबर आ रहा है और ये इसके बराबर आ रहा है।
अल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी आ रहे हैं एंड मोर ओवर कोई कहेगी नहीं सर मैं तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो उनका सम भी 180 आ रहा है। ठीक है, तो बोलो कौन सा यूज करें, सेम साइड या अल्टरनेट? अल्टरनेट इजी है ज्यादा। ठीक है, चलो तो लिखना स्टार्ट करें हम यहाँ पे। हेयर AB is the tangent, AB is the tangent drawn at the AB is the tangent drawn at the end point P of diameter PQ, so एंगल कौन सा एंगल लोगे बोलो, इधर की साइड, अगर इसमें इधर वाला ले रहे तो इसमें इधर वाला लेना, तो इधर इसमें इधर वाला ले लेते हैं हम, PQ, सो एंगल PQ इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट अपने आप बना के बताओ, इस CD टेंजेंट के लिए अपने आप बना के बताओ, कॉपी पेस्ट करके दूसरा पॉइंट अगेन करके, अगेन बोलो क्या लिखेंगे? हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो मैम, CD टेंजेंट के लिए क्या लिखेंगे? CD is the tangent drawn at the end point end point कौन सा है इसमें? Q, और Q भी डायमीटर PQ का एंड पॉइंट है ऑफ डायमीटर PQ, एंड डायमीटर टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। सो कौन सा एंगल 90 डिग्री लिखूं नीचे की साइड? अगर उसमें ये वाला लिखा है तो इसमें ये वाला लिखेंगे, तभी तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। सो कौन सा लिखूं बोलो? PQC, सो एंगल PQC इक्वल टू अगेन 90 डिग्री। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वल हो गए, बोलो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, we get देखो 90 डिग्री RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। we get एंगल BPQ इक्वल टू व्हाट? एंगल PQC, एंगल BPQ इक्वल टू व्हाट? एंगल PQC। यहां तक क्लियर है? बोलो। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, बट एंगल BPQ और एंगल PQC तो अल्टरनेट एंगल्स हैं और वो इक्वल भी हैं, therefore the lines will be parallel. Okay, so they look like का मतलब क्या है? वो है ही सही ना। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जब ट्रांसवर्सल काटती है तो एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो वो है ही सही। लुक लाइक का मतलब होता है कि डाउट है, पर वो तो एक्चुअली है ना, डाउट थोड़ा ना इसमें कि वो अल्टरनेट एंगल्स है या नहीं है। हम सीधे सीधे लिखेंगे दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स। और देखो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस पैरेलल हैं। उल्टा कन्वर्स यूज कर रहे हैं हम, समझ गए ना? 9th क्लास में सीखा था, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल से काटे हुए अल्टरनेट एंगल्स इक्वल बनेंगे। अभी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल बन गए किसी दूसरे लॉजिक से, तो यानी कि वो जो दो लाइंस बनाई हैं वो क्या हैं? पैरेलल। आपको एक चीज पता है कि जरूरी नहीं है कि लाइंस पैरेलल हो तो ही ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लाइंस नॉन पैरेलल हो ना ऐसे, तो भी ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। फर्क बस इतना है कि इक्वल नहीं है, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? समझे? अल्टरनेट एंगल्स तो ये आज भी हैं, बट ये इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि लाइंस ही पैरेलल नहीं है। लाइंस पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इज द लॉजिक। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि लाइंस पैरेलल होंगी तो ये अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे तो नॉन पैरेलल में भी, पर वो इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स अगर वो हैं तो कौन सी ट्रांसवर्सल को मानते हुए हैं? PQ को।
considering PQ as the transversal. But these are alternate angles considering PQ as the transversal. So AB parallel sheet proof. बोलिए कोई डाउट किसी को? बोलो कोई डाउट? Any doubts? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट इट डाउन. Okay, let's see the next question. So it was an easy one and an important one also. अगला क्वेश्चन सबसे महाफालतू क्वेश्चन है, फटाफट से इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे और काफी इजीली हो भी जाएगा. दिस इज एक तरीके से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. कि अगर मैं एक सर्कल पे टेंजेंट बना दूं, पहले तो टेंजेंट बना दूं, और टेंजेंट पर फिर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं. कहां? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बनाऊं. भाई परपेंडिकुलर तो बहुत जगह बना सकते हो ना आप. यहां पर भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, यहां पर भी बना सकते हो, और आगे भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो. पर वो क्या कह रहा है कि इधर उधर मत बनाओ. कहां बनाओ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाओ. टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, सर्किल से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर परपेंडिकुलर बनाओ. ऐसे बना दिया आपने इस पर परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर बनेगा ये सेंटर से गुजरता हुआ जाएगा, ऐसा प्रूव करना. ठीक है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई आपने, ये सेंटर से गुजरती हुई जाए. ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा थ्योरम है. ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको? जैसे कई बार हो जाती है ना, बहुत अंडरस्टूड सी चीज प्रूव करनी होती है तो उल्टा लेके किया है ना हमने कई बार. इस अप्रोच से हम करेंगे. देखो हम क्या करते हैं इसमें, लेट्स से टेंजेंट को ले लो वही सेम AB, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ले लो P, AB, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ले लेता हूं मैं P. ठीक है, अब देखो हम यहां लिखते हैं कि AB टेंजेंट है. AB टेंजेंट है. हमको गिवन क्या है? देखो हमको गिवन ये है कि AB परपेंडिकुलर OP है. ये गिवन है ना भाई, आपने टेंजेंट पर परपेंडिकुलर बनाया है, ये चीज तो गिवन है. अब ये परपेंडिकुलर गुजरता हुआ जाएगा, ये प्रूव करना है. तो परपेंडिकुलर बनाना तो गिवन है ना, तो एक तरीके से गिवन क्या है कि OP परपेंडिकुलर AB है. और हम जानते हैं कि टेंजेंट से रेडियस या डायमीटर ही परपेंडिकुलर होता है. तो यानी कि जो ये परपेंडिकुलर बनाए ये रेडियस है, और रेडियस तो सेंटर से गुजरता हुआ जाएगा ही जाएगा. ठीक है, सेंटर से ज्यादा क्लियर बात ना हो तो लेट्स टेक डायमीटर ले लेते हैं. अब ये बात डायमीटर के लिए लिखते हैं. कैसे? AB परपेंडिकुलर PQ, ये तो गिवन है, और हमको पता है कि टेंजेंट से डायमीटर परपेंडिकुलर बनता है. इसका मतलब PQ डायमीटर है, और डायमीटर तो सेंटर से गुजरता हुआ जाएगा. सिंपल से 2-3 लाइनों में हो जाएगा प्रूव. चलो लिखो गिवन पॉइंट्स. क्या बताओ? एक और सेंटर मानोगे आप O डैश, मतलब कॉन्ट्रेरी मान के, कॉन्ट्रेरी मानते हुए है ना? नहीं, देखो ये सेंटर से पास थ्रू होता हुआ जा रहा है, तो मुझे प्रूव करना है. ये ओस का सेंटर है, ये बात तो मुझे प्रूव करनी है ना. तो मैं मानता हूं, मैं एक बार मान लेता हूं कि ओस का सेंटर नहीं है, O डैश इसका सेंटर है. वो तो मुझे प्रूव करना है कि ओस का सेंटर है. तो मैंने मान लिया कि साहब O डैश इसका सेंटर है, मान लिया. अब O डैश अगर इसका सेंटर है तो O डैश P रेडियस हो गई. हाँ वो तरीका भी सही है. O डैश P क्या हो गई? रेडियस हो गई. अब रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, तो यानी O डैश P AB से परपेंडिकुलर हो गई, और OP AB से परपेंडिकुलर, ये पहले ही गिवन था. तो यानी कि हो ना हो O और O डैश एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे, यानी कि सेंटर हमारा O है. समझ आया कैसे? देखो एक बार लिखना मत, ये अप्रोच देख लो. OP परपेंडिकुलर AB, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है. और O डैश P परपेंडिकुलर AB, ये हमने निकाल लिया. कैसे निकाल लिया हमने? O डैश को सेंटर मान लिया. सेंटर मान लिया तो O डैश P रेडियस हो गया, और रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, ये हमको थ्योरम से पता है.
तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो इससे क्या साबित होगा कि O और O डैश एक ही पॉइंट है। ये साबित हो जाएगा कि O एंड O डैश कोइंसाइड विथ ईच अदर। अब O एंड O डैश अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो O डैश को तुमने सेंटर माना है तो O भी सेंटर है, O सेंटर है, दैट मींस हमारी ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर से पास थ्रू। तो ऐसा कर सकते हो, बट अभी हम इससे भी इजी अप्रोच से करने वाले हैं जो भी हमने पहले डिस्कस करी, बाकी ऐसा कर सकते हो चर्चा, ठीक है। चलिए, तो गिवन पॉइंट में हम डालेंगे यहाँ पे AB is the tangent, AB is the tangent drawn to the circle with center O, with center O, ठीक है, with center O at the point of contact P, या at the point P लिख दो सिर्फ, at the point P, फाइन। अब आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव डायमीटर तो प्रूव करना है बेटा, वो डायमीटर है। अगर हमने लिख दिया ये डायमीटर है तो डायमीटर तो सेंटर से पास थ्रू होगा, फिर प्रूव क्या करेंगे? हमको यही तो प्रूव करना है कि ये डायमीटर है, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि PQ passes through the center O, PQ passes through the center O, through the center O। स्टार्ट करें प्रूफ सेक्शन, बोलो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखते हैं कि AB टेंजेंट है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना। हेयर वही बात लिख के और लिख देते हैं कि AP और ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हेयर AB is the tangent, AB is the tangent at the point of contact P, at the point of contact P, okay। so जो टेंजेंट AB होगी, जो टेंजेंट AB होगी वो परपेंडिकुलर होगी डायामीटर से ड्रॉन थ्रू पॉइंट P। देखो क्या लिखा है मैंने कि अगर मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे टेंजेंट बनाई है तो P पे जो डायमीटर बनेगा उससे ये भी परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट AB परपेंडिकुलर होगी डायमीटर से जो कि P पॉइंट पर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P, जो कि P पॉइंट पे बनेगा। उस डायमीटर का नाम लिख दो, चाहे से डायमीटर ड्रॉन लिखा है ना, अभी तो अपन लॉजिक वाइज चल रहे हैं ना, ड्रॉन थ्रू पॉइंट P, ठीक है। दैट इज इजी भाषा में नीचे लिख लो, दैट इज AB परपेंडिकुलर टू, एक मिनट रुको, AB परपेंडिकुलर टू, नहीं मत लिखो PQ। देखो PQ लिखने का मतलब है आप साबित कर रहे हो कि PQ डायमीटर है। हमको यही तो साबित करना है कि PQ डायमीटर, हम गिवन पॉइंट में नहीं डाल सकते। हमको तो ये पता है कि AB टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे बनी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से जो भी डायमीटर बनेगी वो इस AB टेंजेंट से क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यहां तक ही लिखेंगे बस, दैट्स इट, ठीक है। और इसको एज ए इक्वेशन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 मार्क करो। मार्क कर लिया। नाउ ऑल्सो हमको हमने ऑलरेडी AB को PQ से परपेंडिकुलर बनाया ना, बोलो। AB परपेंडिकुलर टू PQ, ये तो हमने ऑलरेडी बनाया है, गिवन डालो। AB is the tangent drawn to the circle with center at the point, इसमें हमने नहीं डाला, हाँ तो डालो। एंड PQ परपेंडिकुलर AB, एंड PQ परपेंडिकुलर AB, सो AB परपेंडिकुलर टू PQ, ये डालो आप गिवन पॉइंट, एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो। इक्वेशन नंबर 2 एंड नीचे लिख दूंगा मैं ये गिवन पॉइंट, ठीक है। अब AB PQ का परपेंडिकुलर है और AB डायमीटर के भी परपेंडिकुलर है। AB डायमीटर के परपेंडिकुलर क्यों है? ये तो थ्योरम है।
और ए बी पी क्यू के परपेंडिकुलर क्यों है, तो गिवन है। तो यानी कि ये पी क्यू ही हमारा डायमीटर है सर्किल का। यस और नो, बोलो। टेंजेंट ए बी डायमीटर के परपेंडिकुलर होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी डायमीटर बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है। और टेंजेंट ए बी पर हमने पी क्यू परपेंडिकुलर एज पर द गिवन क्वेश्चन बनाया, तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये दोनों तो सेम है ना, चेक करो। तो यानी कि डायमीटर और कोई नहीं, पी क्यू ही हमारी डायमीटर है। और अगर पी क्यू डायमीटर है तो सेंटर ओ से गुजरना पड़ेगा उसको। गेम ओवर, ठीक है, डन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that, so परपेंडिकुलर कहा था उसने, तो परपेंडिकुलर तो और आगे भी हो सकता है। पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी सच दैट क्यू लाइज ऑन द सर्किल। ठीक है, लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आप चाहो तो लिख दो भाई क्यू लाइज ऑन द सर्किल, क्योंकि क्यू आगे भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने तो ए बी को, ए बी के ऊपर पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो पी से स्टार्ट होके वो खत्म कहां पे हुआ है, इसकी हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने ऑन द सर्किल ही उसको क्या किया है, खत्म किया। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमको इक्वेशन 1 and 2 से, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्किल, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्किल, hence it must pass through the center O, proof, hence PQ must pass, क्योंकि डायमीटर है तो सेंटर से गुजरेगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर। बोलो, मस्ट मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट पास थ्रू द सेंटर O, प्रूफ। हो गया नोट डाउन। अगला वाला क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन हम तीसरी बार करने वाले हैं। वैसे पढ़ो एक बार, सब लोग पढ़ो। क्या हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बस इतना सा बताओ मुझे, कितनी बार, कितनी बार आ गया क्वेश्चन, तीसरी बार आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया हमने, फोर्थ, कौन सा किया अभी हमने, फिफ्थ किया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर से एक 5 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है ए। लेट्स से ये सर्किल का सेंटर है, तो इससे 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, समझ गए। अब आपको क्या करना है, ए से टेंजेंट बनानी है, इसकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए से जो मैंने लेंथ ऑफ द टेंजेंट बनाई वो कितनी बनी, 4 सेंटीमीटर की बनी, सही कह रहा हूं। तो रेडियस पता करनी है 3 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जब हमने ऐसा किया था उसमें उसने लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछी थी, क्या पूछी थी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। और अभी इसमें क्या पूछ रही है, रेडियस। और ये चीज दोनों में दे रखी थी, उसमें भी दे रखी थी, इसमें भी दे रखी है। बोलो, हो सकता है। सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है, तो ए ओ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट ए से टेंजेंट बनानी है, तो इसका नाम रख दो, जैसे कि पी रख दो, तो एपी हो जाएगी हमारी टेंजेंट। और टेंजेंट की लंबाई कितनी है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर, आपको ये रेडियस निकालना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। कुल मिला के 3 बातों में से कोई भी 2 बातें गिवन हो तो तीसरी निकल जाएगी। 3 बातें कौन कौन सी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, रेडियस ऑफ सर्किल, और एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर की दूरी, एक्सटर्नल पॉइंट ए से सेंटर की दूरी। तो सेंटर से दूरी गिवन है 5, टेंजेंट गिवन है 4, तो रेडियस आ जाएगी 3। 3 में से 2 बातें गिवन है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको प्रूव कर देंगे, हो जाएगा। बोलो मयंक, क्वेश्चन नंबर 1 ही था शायद इसका ना, उसमें भी रेडियस ही निकालना था,
उसमें 25 चॉइस, तो 7 आंसर आ गया था, तो सेम ही क्वेश्चन आ गया था। चलो आप क्वेश्चन नंबर, अभी कौन सा होमवर्क दिया मैंने, 6। 7th क्वेश्चन देखो, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कृतिका बताओ मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? ऐसे दो या दो से ज्यादा सर्कल, अच्छा यहाँ दो दे रखे हैं तो दो ही, वैसे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बोलो मौलिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलो। भव्या नहीं बोलेगा, वैसे तो बहुत बोलता है। एग्जाम में मार्क्स आते नहीं तेरे, शुरू के 3-4 एग्जाम में अर्थमेटिक पेपर में तो फटाफट फटाफट अच्छे मार्क्स लिया है, और ट्रिग्नोमेट्री जब से स्टार्ट हुई है तब से तेरे मार्क्स नहीं आ रहे। ट्रिग्नोमेट्री अभी ज्योमेट्री में भी मार्क्स नहीं आ रहे। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मीनिंग मयंक बताओ। जिनका सेंटर सेम हो, कॉन्सेंट्रिक, यानी कि कौन से आप लो कॉमन, कॉमन, और सेंट्रिक से लो सेंटर। दो या दो से ज्यादा सर्किल जब कॉमन सेंटर को शेयर करते हैं, जो इसका सेंटर है वही उसका सेंटर है, तो उन सर्कल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कैसे बनाए जा सकते हैं ऐसे सर्कल्स? देखो लेट्स से गोले में गोला, हाँ जैसे एक सर्कल बनाया, रिंग रिंग टाइप में बनता है जो, एक सर्कल ये बना और इसके ऊपर एक और सर्कल बनाओ जिसका सेंटर सेम है, लाइक दिस। सो ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे? जो सेंटर ओ है वो दोनों का ही सेंटर है, इस सर्किल का भी सेंटर ओ है और इस सर्किल का भी सेंटर ओ है। कोई कहे सर सब सेंटर सेम है तो सर्किल भी सेम है क्या? नहीं, सर्किल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर और, तो सेंटर तो कॉमन है पर रेडियस तो अलग अलग है, इसकी रेडियस छोटी है इसकी रेडियस बड़ी है, तो रेडियस अलग अलग है तो सर्किल भी अलग अलग है। कॉमन सेंटर हो जाने से सर्किल सेम नहीं हो जाएंगे, समझ गए? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, एक की रेडियाई है 5, एक की 3, तो 5 और 3 लेना है अपने को रेडियस, ठीक है ना, जैसे ये हो गई 5 और ये हो गई 3। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल, बड़े सर्किल का कोड जो कि छोटे सर्किल को टच करे। बड़े सर्किल का कोड जो कि छोटे सर्किल को टच करे। अब बड़े सर्किल का कोड कहाँ, ये बड़ा सर्किल है, इसके कोड ऐसे बनाए जा सकते हैं, कोड समझते हो ना, जिसके जिस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट सर्किल, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये बड़े सर्किल के कोड्स हैं क्या सारे? पर इसमें से कौन सा कोड लेना है आपको जो कि छोटे सर्किल को टच करे, यानी छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का काम करे। तो कौन सा एक बना दिया मैंने एक्सीडेंटली, देखो ये वाला जो कोड है ये छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है और बड़े सर्किल के लिए कोड का काम कर रहा है, तो ऐसा एक कोड बनाना है। तो हम थोड़ा इजी बनाते हैं, ये तो आपको प्रैक्टिस के समझाने के लिए था, इजी सा हम कोड बनाते हैं बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल, जो बड़े सर्किल के लिए तो कोड का काम करे और छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का काम। समझ गए? बनाओ, ये बन गया हमारा कोड, ठीक है। लेट्स से द कोड इज ए बी, सेंटर ओ हो ही गया है। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। अच्छा जी, इस ए बी कोड की लंबाई बताओ, इस ए बी कोड की लंबाई बताओ। यानी कि क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में अगर ऐसा कोड बनाया जाए, बड़े सर्किल के लिए तो वो कोड की तरह काम करे और छोटे सर्किल के लिए वो टेंजेंट की तरह काम करें, तो ऐसा कोड जब आप बनाएंगे तो उस कोड की लंबाई क्या होगी, ये है सवाल। ऐसा कोड आप कहीं भी बना सकते हैं, और भी जगह बना सकते हैं, लेकिन सबकी लंबाई सेम आएगी, तो वो लंबाई क्या आएगी? लेट से अगर ऐसा ऐसा कोड मैं यहां बनाता, ऐसे ऐसा कोड अगर मैं यहां बनाता ना इसको छूता हुआ, तो इसकी लंबाई भी सेम है, और बना दो तो इसकी लंबाई, ये सारे कोड्स की लंबाई सेम बनेगी जो इसको छूते हुए जाएंगे, तो आप किसी भी एक की बना के उसकी लंबाई निकालो, ये आपका क्वेश्चन है। समझ आया? आया समझ क्वेश्चन? ओके, नाउ टेल मी द अप्रोच। हाँ, ओ को हम ए पे ज्वाइन करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ओ, अच्छा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी ले लेते हैं, जो छोटे सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओ को हम ए से ज्वाइन करेंगे और ओ से लेके ए जो है कितनी सेंटीमीटर होगी ओ से लेके, क्योंकि बड़े सर्किल की रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ओ ए हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ओ से लेके पी जो है वो
छोटे सर्किल की रेडियस है ना, ये छोटे सर्किल की रेडियस है, छोटे सर्किल की रेडियस तुमको 3 दे रखी है, तो ओ से लेके पी तक की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और ए बी जो कोड है वो ओपी रेडियस से परपेंडिकुलर भी होगा, तो एपी की लंबाई हो जाएगी 4। तो अगर ये 4 तो वो भी 4, तो टोटल लेंथ 8। आंसर देखो, मैच करो। समझ आया? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको भी, इजी एंड इंपॉर्टेंट। दीज आर इजी पिकिंग्स, 2-2 नंबर की इजी पिकिंग्स है जो हमको एग्जाम में छोड़नी नहीं है, देखते ही फटाफट करना है, खत्म भी जल्दी हो जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे होंगे और मार्क्स भी देके जाना है। 8 आ रहा है, चलो तो अब इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। हियर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले तो कॉमन सेंटर के बारे में बता देते हैं। कॉमन सेंटर ओ है दोनों का, ओ इज द कॉमन सेंटर, ओ इज द कॉमन सेंटर of the two concentric circles, ठीक है। एंड दूसरा गिवन पॉइंट, एंड कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्किल, कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्किल is the tangent to the smaller circle। समझ आया? is the tangent to the smaller, जो लार्जर सर्किल की कोड है वो छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, टू द स्मॉलर सर्किल। और किस पॉइंट पे कर रही है? पी पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, एट द पॉइंट पी। ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? अब आपको रेडियस भी गिवन है तो वो भी लिखेंगे हम। और यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं, अगर कोड ए बी टी पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाती है तो हम यहां से एक बात और लिख के छोड़ देंगे, सो ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। चलो अब रेडियस भी गिवन है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, also it is given that रेडियाई कौन कौन सी रेडियाई मानी आपने? एओ और इधर क्या मानिए? ओपी, या ओए लिख दो, ओए एंड ओपी, रेडियाई ओए एंड ओपी ऑफ द टू सर्कल्स आर। ये भी गिवन है ना, टू सर्कल्स आर। तो ओए कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर, एंड ओपी छोटे सर्किल की रेडियाई कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। चलिए अब कुछ नहीं करना, ट्राइंगल पकड़ना है, पाइथागोरस लगानी है और बचा हुआ साइड निकालनी है। सो नाउ इन ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल का नाम ओपीए। सो नाउ इन ट्राइंगल ओपीए, इन ट्राइंगल ओपीए, एंगल ओपीए 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ओपीए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, बिकॉज ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, ऊपर लिख चुके हैं ना, because OP is perpendicular to it. So by using Pythagoras theorem we have Pythagoras theorem, we have, बोलो किस किस का स्क्वायर, बोलो किस किस का स्क्वायर जुड़ेगा? ओपी स्क्वायर एपी स्क्वायर जुड़ के ओए स्क्वायर बनाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर गिव्स मी ओए स्क्वायर। फाइन। अब ओपी स्क्वायर की वैल्यूज रखो जिनकी पता है हमें। ओपी की वैल्यू पता है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, एपी की नहीं पता, छोड़ दो एज इट इज, और ओए की भी पता है 5 का स्क्वायर। फाइन, इसके सामने स्पेस नहीं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो यहां से हम क्या करेंगे? 3 के स्क्वायर को वहां भेज देंगे, ठीक है। तो एपी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर वहां पे 25 है, और 3 का स्क्वायर यहां से भेजा है हमने 9 को,
तो 25 माइनस 9 16। तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से रूट 16, दैट गिव्स मी 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ कहाँ पे? इनको ना सोल्व करके हाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब सबको समझ नहीं आता ना कि कैसे आया 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इजी कैलकुलेशन ही है, ट्रिपलेट्स इजी है, 3 4 5 होता ही है। तो अगर दो साइड 3 और 4 है तो तीसरी साइड 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसके आगे चलने के दो रास्ते हैं, या तो सिमिलरली करके इसको भी जोड़ो और इधर भी 90 डिग्री बनाओ और इसको भी 4 सेंटीमीटर पाइथागोरस से लगाओ। दूसरा तरीका, एक थ्योरम सीखी थी हमने क्लास 9th में, याद है किसी को? बोलो। जो भी सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर लगी है वो बाइसेक्ट करती है कोड पे, याद है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। अगर हमने सेंटर से एक कोड पे परपेंडिकुलर डाली, ऐसे डाल दी, चलो इजी सर्कल में समझते हैं इसको। लेट्स से कि ये सर्किल है, इस सर्किल में हमने सेंटर, ये कोड है, अगर हमने कोड पर एक परपेंडिकुलर डाल दी तो फिर ये जो परपेंडिकुलर है इसको इस कोड को बाइसेक्ट कर देगी, आधा आधा कर देगी, आधा हिस्सा इधर रह जाएगा, आधा हिस्सा इधर रह जाएगा, दोनों जगह बराबर बराबर हिस्सा बचेगा अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो। समझ गए? और सेंटर से ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करनी है और कहां से ड्रॉ करनी है? मान लो कि आपने परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करी, ऐसे ड्रॉ करी, कुछ अलग एंगल पे ड्रॉ करी, तो अभी आधा आधा नहीं है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ होनी चाहिए और सेंटर से भी ड्रॉ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ये ओ जो है ए बी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखी है, तो उसको बाइसेक्ट करेगी, यानी एपी और बीपी बराबर होंगे। तो अगर एपी हमने 4 सेंटीमीटर निकाला है तो बीपी भी क्या निकलेगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? नाउ वी नो दैट the perpendicular drawn from the center, the perpendicular drawn from the center of a circle to its chord bisects the chord. So AP और BP बराबर हो जाएंगे। सो BP इक्वल टू AP, और AP की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 4 सेंटीमीटर। अब आपको लेंथ ऑफ कोड AB चाहिए थी। नाउ लेंथ ऑफ कोड AB इक्वल टू कोड AB इक्वल टू AP प्लस BP, यानी 4 + 4 AP प्लस BP, मतलब 4 + 4 gives me 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आज के कराए हुए हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगने चाहिए, तो घर जाके प्रैक्टिस करो। कितने क्वेश्चंस किए आज हमने? 4 क्वेश्चन, जिसमें से एक तो होमवर्क था ना, 3 हमने किए। चारों के चारों क्वेश्चन आप घर जाके 5-5 मिनट का टाइमर लगा के फोन के अंदर या कहीं पर भी प्रैक्टिस करो, आपसे होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, 20 मिनट देने आपको, ऐसे मान लो 20 मिनट का काम है। ठीक है ना? अच्छा, आज जो क्वेश्चंस किए इनका लेवल कल वाले क्वेश्चन के लेवल के करीब करीब थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अब कल से जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर कहां तक किया हमने? 7 तक। अब रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे जिनको करने में वाकई में, आज के क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग थे, कल के तो महा बोरिंग थे, आज थोड़े से एक्साइटिंग थे, पर करीब करीब कह सकते हैं कि आज का सेशन भी थोड़ा बोर्डम सेशन था। लेकिन कल से अगर आप समझने की, अगर मन से पढ़ाई करने के उपलक्ष्य से कल आएंगे, तो कल आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं रियली वेरी इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन किए वो 2 मार्क्स के थे, अब जो क्वेश्चन 8 से लेकर टिल द एंड पूरे नीचे तक जितने भी हम बड़े लेंथी क्वेश्चन हैं 3-3 मार्क्स। ठीक है, तो कल तूफानी क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ। कितने क्वेश्चन हैं? सारे के सारे हो सकते हैं क्या? 8 7 5 क्वेश्चन है ना? हाँ, तो 2 दिन में कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।